नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तीसरी लहर का कहर अभी भी लोगों को डराने लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन मोड में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही वहां के मुख्यमंत्रियों से बात भी करेंगे और इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल शामिल हैं। प्रधानमंत्री की ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और ऐसे में ये वो राज्य हैं जहां कोरोना के मामलों की रफ्तार में बाकी राज्यों के मुकाबले कमी देखने को नहीं मिली है। इसी बीच आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक की थी। बता दें कि देश में गुरुवार को 41,806 नए मामले सामने आए, जिसमें से 28,691 मामले इन्हीं 6 राज्यों में से पाए गए हैं। ऐसे में केरल में 13,773 मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 8,010 मामले आए। आंध्र प्रदेश में 2,526 नए मामले देखने को मिले, तो तमिलनाडु में 2,405 मामले आए और उड़ीसा में 2,110। साथ ही कर्नाटक में 1,977 केस सामने आए हैं। देश में इस वक्त इस वायरस को हराने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में अभी वैक्सीन लगाना ही और नियमों का पालन करना ही इस वक्त जरूरी है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। और देश में करीब पिछले 15 दिनों से ही कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1000 संक्रमितों की मौत हो रही है। ऐसे में शुक्रवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,949 नए कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही 542 संक्रमितों की जान चली गई और इससे पहले गुरुवार को 41,806 नए मामले सामने आए थे। इसी बीच पिछले 24 घंटे में 40,024 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा है और 4,30,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह रही कि अब तक कुल 3,01,83,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से ही अब तक कुल 3,10,26,000 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 जुलाई तक देश भर में 39,53,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और बीते दिनों 38,78,000 टीके भी लोगों को लगाए गए। ऐसे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 44 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 19.55 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसके पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। और कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के लिए यूपी सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है, लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है। राज्य सरकारों का ये रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है और आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति RF नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई के पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और इस पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड को रोकने के प्रयासों में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि 25 जुलाई से धार्मिक यात्रा शुरू करने की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद लोग हैरान हैं। उधर यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने कहा कि आगामी 25 जुलाई को राज्य में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। हर साल निकाले जाने वाली कांवड़ यात्रा के लिए इस वक्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके
तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा निकालने के सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सुनवाई के दौरान जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उन पर हम विचार करेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले हफ्ते ही कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। और कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। श्रीनगर के सौरा इलाके में देर रात से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं और इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। दरअसल पिछले कुछ ही दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हो रही है और सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को ढेर भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। गोला बारूद, नकली सिम और नकली दस्तावेजों समेत कई सामान भी इन आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में देश भर में इस समय तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसी बीच दिल्ली में आज पेट्रोल 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गया है और इसी बीच अब डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई शहर में जहां 29 मई को ही पेट्रोल के दाम पहली बार 100 रुपए के पार चले गए थे, वहीं गुरुवार को पेट्रोल का दाम मुंबई में 107 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है। शहर में डीजल की कीमत भी कुछ कम नहीं है। डीजल की कीमत 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कि महानगरों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में पेट्रोल के दाम में 4 मई के बाद से 40 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि डीजल के दाम में 37 बार बढ़ाए जा चुके हैं और इस बार भी ये दाम कम नहीं हुए। इसी दौरान दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 14 पैसे और डीजल की कीमत में अब तक 9 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की जा चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं सिद्धू। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए नवजोत सिंह सिद्धू आज सोनिया गांधी से सिद्धू अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। बैठक में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। बता दें, पंजाब में लगातार सियासत गर्माती जा रही है और अब इसी बीच जो है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के आलाकमान सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी विधायकों और मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक आयोजन की है इस बैठक का। और इसी बीच दूसरी तरफ सिद्धू सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के लिए नवजोत सिंह सिद्धू रवाना हो गए हैं और जल्द ही वो दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, सोनिया गांधी से करेंगे अहम मुलाकात। और देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उस दौरान सीएम केजरीवाल ने तीसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए ये कहा कि यहां अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टीकाकरण पर भी काफी बल दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिल रही जानकारियों से पता चलता है कि कोविड-19 की तीसरी लहर भी
आने वाली है और ऐसे में टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक सरकार कोई खतरा नहीं लेना चाहती। बता दें कि सख्ती के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस वायरस को काबू में किया जा सके, तो वहीं प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके, साथ ही ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन भी करवाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में भले ही कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या घट गई हो, लेकिन अगर नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया तो तीसरी लहर भी जल्द ही आ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गजबसौदा में गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान लाल पछार गांव में एक कुएं में बच्चे के गिरने के बाद उसे निकालने पहुंचे लोग कुएं में धंसते चले गए। बता दें, जिसके चलते अब करीब 30 से ज्यादा लोग अंदर जा गिरे हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इसके बाद अब तक तकरीबन 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी कई लोग लापता हैं, जबकि 4 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है और उनके शव को बरामद कर लिया गया है। हादसे के तुरंत बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भोपाल से बचाव कार्य के लिए रवाना कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े अधिकारियों से भी बात की और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया। विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भोपाल से रवाना होकर मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करते नजर आए। दरअसल गंजबसौदा के लाल पछार गांव में शाम को 14 साल का एक लड़का कुएं में जा गिरा था। तकरीबन 30 फीट गहरे कुएं में, जहां 15 से 10 फीट तक पानी था। ऐसे में बच्चे के गिरने के बाद लोगों की भीड़ उसे बचाने के लिए कुएं के आसपास पहुंच गई। कुएं के ऊपर एक सीमेंटेड स्लैब रखा हुआ था, जिससे कुआं ढका हुआ था और लोगों की भीड़ के वजन से अचानक ही वो स्लैब टूट गया और कुआं अंदर धंस गया। इसके चलते 30 से ज्यादा लोग कुएं में जा गिरे और घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जेसीबी और कई अन्य मशीनों के जरिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। तो वहीं उधर रात तकरीबन 11 बजे राहत कार्य में लगा एक ट्रैक्टर भी जमीन में धंसने से गिर गया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम सौगातें दी। अब मौका तो था ही कि उत्तर प्रदेश को नई सौगातें दी जाएं, लेकिन तैयारियां यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 की जहां पर तैयारियां खूब देखी गई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की है। तारीफों के पुलिंदे बांधते हुए पीएम ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में इतना विकास हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बात आखिर किससे करूं। और जवाब देना आपको बता दें कि पीएम मोदी ने काफी ज्यादा तारीफ करते हुए सीएम योगी के पुलिंदे बांध दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान योगी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य भी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए
कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, आज उनका इलाज काशी में उपलब्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। मोदी ने कहा कि अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आज बनारस में 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि काशी के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ और कड़ियां जुड़ रही हैं। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इसमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों को छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। माफिया और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति बदली है। उन्होंने कहा यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। इसीलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी ने सूबे के मुखिया योगी की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर हैं। करीब 8 महीने बाद आज पीएम मोदी वाराणसी आए हैं। पीएम मोदी ने बटन दबाकर काशीवासियों को 1475 करोड़ से ज्यादा की सौगात लोगों को दी है। पीएम मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की। उन्होंने 3 पंक्तियां भोजपुरी में बोली। इसके बाद संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों से मुलाकात का मौका मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा और योगी की तारीफों के पुलंदे बांधने का सिर्फ मकसद आगामी विधानसभा को भूलना है। खैर, आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा भी हर एक दांव खेल रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी के सभी नेताओं से खुद को वैक्सीन लगवाने और खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए अलर्ट रहने की अपील की है। कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वह भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुई तबाही के मद्देनजर अखिलेश ने स्टैंड बदला और कहा कि वह वैज्ञानिकों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अब अचानक से जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की, तो बीजेपी हमलावर हो गई और अब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ चुनाव में जनता को लुभाने के लिए और प्रदेश की जनता का भरोसा जीतने के लिए अखिलेश यादव वैक्सीन लगवाने का राग अलाप रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा बीजेपी के बाद कांग्रेस भी चुनावी समर को भुनान के लिए निकल पड़ी है। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से 16 जुलाई से राज्य का दौरा करेंगे। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी का पहले 14 जुलाई को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में कुछ अहम बैठकों की वजह से अब 16 जुलाई को वह जाएंगी। उनका यह दौरा 3 या 4 दिनों का हो सकता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह फैसला किया गया कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज के खिलाफ यूपी कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का रण क्षेत्र पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां छोटे राजनीतिक दल सपा, बीजेपी और कांग्रेस की
उंगली पकड़कर इस चुनावी बयार में गोते लगाना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी पार्टियां भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन अब ये तो 2022 का चुनावी परिणाम ही बताएगा कि आईसीयू में गई कांग्रेस का बेड़ा पार क्या उत्तर प्रदेश से होगा, या फिर सपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी, या फिर बीजेपी उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से काबिज होकर इतिहास रचेगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।